डॉक्टर साहब, मेरे सामने अखबार पड़ा है और अखबार में हेडलाइन मैं देख सकता हूँ कि रियासत के खिलाफ बगावत और बगावत पर उकसाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से बड़ी मंजूरियाँ सामने आई हैं। वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या आपको मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर में कोई बगावत नज़र नहीं आती या PDM के रहनुमाओं की तकारीर में बगावत नज़र नहीं आती? तो फिर गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं हुई अभी तक? डॉक्टर साहब थैंक यू। पहली बात यह है कि ये जो कवानीन हैं फारूकी साहब, ये पुराने ही रहेंगे, लेकिन उनमें जो हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट है और कुछ दूसरे कवानीन हैं 1973 का 76 की उसमें अमेंडमेंट है, उनके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो वफाकी हुकूमत है वो कंप्लेंट फाइल करेगी, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होगा। अब पहली दफ़ा स्पेसिफिक किया गया, इबाम उससे पैदा होता है कि किस इदारे को कहा जाए। कोई चला जाता है थाने में पर्चा कराने के लिए, उससे एक हंगामा बर्पा हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए इस इबाम को पहली दफ़ा अब डेजिग्नेट कर दिया गया है कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो होंगे वो कंप्लेंट फाइल करेंगे और फिर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और या इन्वेस्टिगेटिंग टीम उसका भी वो इंतखाब खुद ही करेंगे और फिर वो इंडिपेंडेंट एक इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हो जाएगी। आपने जो कहा बड़ी ठीक बात आपने की कि जब ये मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, आम आदमी करता है, उसके ख़िलाफ़ पर्चा हो जाता है, तो मैं एक सवाल आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि एक तरफ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट की रिट नहीं है जी। कुछ लोग जो पाकिस्तान की साइलेंस मेजॉरिटी है, कराची के बड़े एक गुलकार भी अदाकार, उन्होंने भी वीडियो बनाई, वो बड़े रंजीदा हैं इस बात पे कि कायदे आज़म अलैहि रहमत और मोहतरमा डॉक्टर फातिमा जना साहिबा के मज़ार की बेहुरमती हुई है। लेकिन हुआ क्या, एक ड्रामा ऐसा उन्होंने लगाया, अपोजिशन की पार्टी की, गवर्नमेंट की एक पुलिस जाती है, उसने कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा, वीडियो सारी जगह पे मौजूद है, लेकिन मरियम साहिबा ने ये कहा कि वो अजनबी उनके कमरे में आ गए, उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ दिया और खातून की चादर और चार दीवारी, उसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। अब ये इस तरह के झूठ गढ़े जाते हैं और फिर उनको जब तक सच सामने आता है इस तरह से फैला दिया जाता है कि एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। दूसरा आप सुन लीजिए कि जी पहले वो चूहे के पास खाना लेके जाते थे, ये चूहे ने उनको बताया। जो उन्होंने तो वॉशरूम में कैमरे लगाने तक की भी बात की थी। डॉक्टर साहब आपके अगर नॉलेज में हो तो उन्होंने तो ये भी कहा कि नैब ने मेरे वॉशरूम्स में कैमरे लगाए हुए थे, सुना होगा आपने। तौबा 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 तौबा, कोई हद होती है जी, कोई हद होती है। और उन्होंने तो कल ये भी कहा था, लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन इन बातों से मुतासिर होकर या इन बातों का प्रेशर लेकर हुकूमत अपनी अमलदारी से पीछे तो नहीं हटनी चाहिए। आई मीन कि आप देखिए कि डीजे भट्ट को पकड़ा जा सकता है, भट्ट कढ़ाई वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, इनके खिलाफ मुकदमे या FIRs हो सकती हैं, लेकिन अगर पकड़ा जाता है तो एक आम शादी हॉल वाला पकड़ा जाता है जिसके पास 300-500 लोग जमा होते हैं, उनको उठा लिया जाता है। जिन्होंने हजारों लोग जमा किए होते हैं उनको आप नहीं उठाते। फिर इन्फेक्शियस डिजीज एक्ट लाने की जरूरत क्या थी सर? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आई विल नॉट डिफेंड दिस। जहाँ जहाँ पर्चा होता है, कानून का मंशा यही है कि जब एक दफ़ा पर्चा हो जाए, जब तक पर्चा खारिज नहीं होता या अदालत से बरी नहीं होता, मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। आई टोटली एग्री एंड इंडोर्स व्हाट यू आर सेइंग। और फिर ये जो गिरफ्तारियाँ हैं ये सूबाई हुकूमतों की, जिसमें से ज़ाहिर है 2 तो हमारी अपनी पार्टी की तीसरी कोalition की हमारी है, चौथी जगह आपको पता ही है कि उन्होंने कहा जी ना उनको मरियम साहिबा नज़र आई वहाँ और ना हंगामा करते हुए उनके मियाँ नज़र आए, ना कोई और नज़र आया, उन्होंने पर्चा ही खारिज कर दिया। वो जो मज़ार शरीफ की तकदीस वो उन्होंने पामाल की थी। तो इसलिए इस पर तो मैं एग्री करता हूँ, हमारे जो इदारे हैं मेरे ख्याल में ये उसी तरफ जा रहे हैं, इसीलिए अब ये रास्ता आसान बनाया गया है जो अभी जिसका जिक्र आपने किया था इससे पिछले सवाल। राइट, अच्छा अब एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दीजिएगा। हमारे पास ये इत्तलात हैं, ज़राए से खबर है, और वो ये कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को ये टास्क दिया गया है कि वो PDM रहनुमाओं को रोकें कि वो इस्तीफे ना दें। आप इस खबर की तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे? डॉक्टर साहब नहीं, पहले तो पाकिस्तान की सरवर साहब भी उसमें है, मैं भी हूँ, बाकी भी हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है, फिर काबीना है। कोई जब फैसला होगा तो मुझे भी पता होना चाहिए। और ये वो सारे ना जिस तरह से नहीं कि देखिए शहबाज शरीफ वापस आए, अब उसकी हुकूमत आने वाली है। कहाँ है शहबाज शरीफ और कहाँ है उसकी वो हुकूमत जब ये वापस आए थे तो जो कह रहे थे। नवाज शरीफ को जो इस वक्त असल खबर ही है, किसी को कहें लंदन से बोल का बड़ा तगड़ा वहाँ सिलसिला निकालें कि उनसे मिल कौन कौन रहे हैं, किस मुल्क के लोग मिल रहे हैं, ना उनमें कोई गोरा है ना उनमें कोई अरबी है। तो वो ये सारा जितना भी चल रहा है ये डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर
इसकी सारे की बुनियाद है। लेकिन हुकूमत अपने दरवाजे नेशनल इश्यूज़ के ऊपर किसी से भी गुफ्तगू करना, मिसाल के तौर पे एक पार्टी ऐसी है जो वो भी 2-3 हाउसेज में उनकी मार्जिनल सही लेकिन उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, जमात इस्लामी, वो इनके साथ नहीं है। और भी कुछ ग्रुप्स हैं जो इनके साथ नहीं है। कई पार्टियां ऐसी हैं जो बड़ी हैं पब्लिक में लेकिन वो इलेक्शन में तो डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं क्योंकि मेरे पास वक्त है, मुझे सारे सवाल पूछने हैं, मैंने पूरा आपको मार्जिन दिया खुल के बोलने का, मुझे थोड़े से सवाल भी पूछने हैं। क्या वाकई फिर इसका मतलब है गवर्नर साहब को ऐसा कोई टास्क नहीं दिया गया कि आप इस्तीफे देने वालों को रोकें? ऐसी कोई बात नहीं है, और जिन 3 मिनिस्टर्स का वो तस्करा करते हैं वो भी बात गलत है। नहीं, देखिए हमारी तरफ से जो भी वो राब्ता करेंगे, देखिए राब्ते तो कहीं अगर कोई मिल गया, किसी ने कुछ किसी को दूसरे को कह दिया। रात को मैं एक ऐसी जगह था जहाँ पे तकरीबन सारी अपोजिशन थी इस्लामाबाद में, मैं वाहिद आदमी था जो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे गया हुआ था। तो राब्ता वो होता है कि पहले इशू तय हो किस पे बात करें। मसलन पार्लियामेंट का इजलास हम शुरू करना चाहते हैं जनवरी में, अगर थोड़ा सा ये स्पाइक नीचे जाता है उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। आ जाएं, स्पीकर के दफ्तर आ जाएं, गवर्नमेंट से बात कर लें। दूसरा ये कि इलेक्टरल रिफॉर्म्स के हमने एक्ट लेके गए हैं जिसमें 39 अमेंडमेंट्स हम करना चाहते हैं। प्री इलेक्शन, इलेक्शन डे एंड पोस्ट इलेक्शन सारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उस पर गुफ्तगू कर लें। प्राइम मिनिस्टर ने ज़ाती, उनका पर्सनल इनिशिएटिव है ये इलेक्टरल रिफॉर्म्स वाला भी, और इससे अगला जो आइनी तरमीम है कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए से खुला इलेक्शन हो। पीछे इन्होंने कहा था पिछले इलेक्शन में चेयरमैन सेनेट के इनके लोग भाग गए, फिर कहते थे उनको निकालेंगे, किसी को शोकाज तक नहीं दिया, इतना डरते हैं ये कि लोग भाग ना जाएं। तो वो भी सीधा हो जाएगा इलेक्शन, उसके लिए गुफ्तगू की जा सकती है। फिर 2 दफा कमेटी का इजलास बुला चुके हैं जिसमें ये कमेटी उनकी। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल यहाँ ये है, गुफ्तगू तो किसी भी मामले पर की जा सकती है और पॉलिटिकल प्रोसेस को रुकना नहीं चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ यानी एक हाथ के ऊपर इस मुल्क का वजीर आजम हार्डलाइन लेता है कि मैंने इन्हें एनआरओ नहीं देना और हर बार वही बात दोहराते हैं। दूसरे हाथ पे ऑन द सेकंड हैंड आप ये बात करते हैं कि जी आप किसी भी मामले के ऊपर मुज़ाकरात हमसे करना चाहें तो कर सकते हैं मासवाए एनआरओ के। जब आप खुद ही कंडीशनल कर देते हैं सारी सिचुएशन को, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाली पार्टी आपके साथ किसी भी मामले पर बैठेगी? डॉक्टर साहब अच्छा देखिए, ये 2 बातें हैं। ये इनका तजर्बा था, पहले जनरल मुशर्रफ को इन्होंने बाजू मरोड़ के एनआरओ लिया, दोनों ने बारी बारी। एक ने बाजू मरोड़ने के लिए एक शहजादा सऊदी अरब से और एक जो वजीर आजम था वो लेबनान से बुलवाया, और यहाँ पे उन्होंने खड़े होकर प्रेस टॉक में लोगों को बात बताई। ये तो कहते थे कि हमने ना किसी से माफ़ी मांगी या ना एनआरओ लिया है, बल्कि ये तो कहते थे कि जनरल मुशर्रफ हमसे एनआरओ मांग रहा है। जो दूसरा उसके बाद था एनआरओ, वो भी आपके सामने, जो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस आया जिसको बाकायदा पार्लियामेंट ने पास ही नहीं किया। यानी 82 ऑर्डिनेंसेस थे जिसको नहीं पास किया गया। दिस वाज द ओनली सिंगल्ड आउट ऑर्डिनेंस जिसको नहीं पास किया गया। इस पे तो गुफ्तगू करने का फ़ायदा कोई नहीं है, इसलिए कि इसको प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि ये अपने मैंडेट से और मुल्क से गद्दारी करने वाली बात यह है कि आप जो मुकदमे चल रहे हैं उनके बारे में कोई गुफ्तगू करें और अदालतों को छोड़ के अब मावराए अदालत कोई स्ट्रीट जस्टिस शुरू कर दें आप, या कोई पॉलिटिकल जस्टिस आप शुरू कर देंगे। ये तो नहीं होने वाला। और गुफ्तगू अगर उन्होंने कोई करनी है बाकी किसी इशू के ऊपर, इससे एक चीज़ तय होगी आपके सवाल से, ये बहुत अच्छा हुआ, ये तय हो गया कि वो गुफ्तगू सिर्फ एक इशू पे करना चाहते हैं, वो है एनआरओ, बाकी नहीं करना चाहते। वो करना चाहते तो अच्छा, एहतसाब का मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, एहतसाब का मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर सवालात बनते हैं। और इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या नैब आज़ाद है? खुद आपके अपने वफाकी वज़रा इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो जब ये लोग सवालात या उंगलियां उठा रहे हैं तो फिर तो आपसे भी सवाल बनता है कि नैब सही तरीके से काम कर रहा है? डॉक्टर साहब देखिए, मेरा कमेंट बड़ा सीधा होगा। नैब और एहतसाब की स्पीड, उससे लोग मुतमईन नहीं है। सिमत दुरुस्त है, सिमत जारी रहनी चाहिए, इसलिए कि सारी दुनिया के अंदर जो फिजिकल यानी मालियाती निज़ाम है मुल्क का, उसके वॉच डॉग इतने तगड़े हैं कि वो हिलने नहीं देते किसी को। यहाँ तो लोग टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं, वो कहते हैं अगर मनी लॉन्ड्रिंग, मेरे माली के अकाउंट में पैसे आ गए तो ये कौन सा गुनाह हो गया, इससे क्या जुर्म। लोगों ने डिफेंड किया हुआ है। आप देखते हैं साबिक मिनिस्टर्स बैठ के इस तरह से डिफेंड कर रहे होते हैं, और वो फिर कहते हैं कि वो इदारा एहतसाब जो उन्होंने खुद बनाया था,
ये जो इन्होंने जब बीबी की गवर्नमेंट तोड़वाई ना, तो उस वक्त आए थे फारूक लगारी साहब, आपको याद होगा, सदर। जी जी 1996 में, जी हाँ, 1996 में पहला एहतसाब ऑर्डिनेंस फारूक लगारी से इन्होंने जारी कराया। 97 में इनको अक्सरियत मैनेजर्स ने दे दी और ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट इनकी आ गई। और उस गवर्नमेंट ने आते ही जो पहला काम किया, उन्होंने 3 कवानीन बना दिए थे। एक कानून नहीं बन सका, 2 बन गए। एक कानून इन्होंने बनाया जो कानून था एहतसाब का, और अपनी पार्टी के सेनेटर को एहतसाब का, जिसका नाम ही लोगों ने एहतसाब रहमान रख दिया, वो मुल्क से मफरूर है उस वक्त से, उसको इन्होंने उसका हेड बना दिया। आप अंदाजा लगाइए ना किस तरह का ये इंसाफ करते रहे लोगों के लिए। अब दूसरा क्या हुआ, ये जो चेयरमैन आए एहतसाब के या जितने अहदेदार लगे हैं, ये सारे तो यही खुद लेके आए थे। और फिर दूसरा जो कानून इन्होंने बनाया, वो इन्होंने बनाया 1970 का एंटायर टेररिज्म एक्ट, उसी में खुद पकड़े गए, एहतसाब में भी खुद पकड़े गए। तीसरा कानून, अल्लाह का शुक्र है, को किसी फकीर की दुआ लगी, मुल्क को नहीं बन सका, वो ये था कि ये कानून लेके आए थे कि इनको अमीरुल मोमिनीन बना दिया जाए। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि नेक्स्ट टाइम आपके साथ जब नशिस्त हो तो आप स्पेशली हमारे लिए स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाएँ, आप हमारा स्टूडियो भी विज़िट कीजिए। यहाँ बैठेंगे तो ये टेक्निकल जो थोड़े बहुत इश्यूज़ आप शो में देख रहे होंगे वो शायद नहीं आएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में बैठें ताकि आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू लॉ एंड जस्टिस के मामले को देख कर ज़रूर किया जाए, और ख़ास तौर पर एहतसाब की बात जो आपने की उसके ऊपर भी बात की जाए।